आज भी लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, हिंदू को मुसलमान से, बैकवर्ड को फॉरवर्ड से। तो ये सब तो दिखाई दे रहा है ना, मतलब उन लोगों का क्या थिंकिंग है। तो जब नौकरी देने वाला विभाग का मंत्री ही आपका सोया हुआ था, तो आप काम कैसे किए? क्या ममता जी के राहुल गांधी को मानने के लिए तैयार हैं? क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को मानने के लिए तैयार हैं? क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी को ढंग से मानने के लिए तैयार हैं? बिहार में नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई हुई है। बता दें कि नवादा में जो घटना हुई उसके बाद से विपक्ष जो है वो नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के बागी विधायक जो हैं चेतन आनंद जी हैं। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है क्योंकि नवादा में जो घटना हुई है उसके बाद से विपक्ष जो है वो एकदम हमलावर है सरकार पर, क्या कहेंगे? देखिए, 90 का दशक याद दिला देता हूँ ऐसे विपक्ष के लोगों को कि पहले क्राइम ही होता था, मीटिंग तो होती नहीं थी। तो अब जब मीटिंग होकर के लोग सुधारने के लिए पहल कर रहे हैं, तो इससे जो है मिर्ची उन्हीं लोगों को लग सकती है जिनके, जो आप मान के चलिए, जिनके लोग जो हैं, जिनके कार्यकर्ता जो हैं, वो क्राइम में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। तो ऐसे इस चीज़ से जो है मिर्ची उन्हीं लोगों को लग सकती है। और किसी को नहीं, मतलब सबको याद है कि गुंडा राज, जंगल राज क्या था, और कौन से पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं सबसे ज़्यादा क्राइम में लिप्त थे। तो अब उस पर हमारा मुंह अगर खुलेगा तो बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन सवाल यह है कि जो मीटिंग बुलाई गई है, आपको लगता है इससे कुछ आने वाले समय में अपराध पर लगाम लग सकती है? क्योंकि जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद थी, और जिस तरीके से उस पर तमाम विपक्षी दल, चाहे न केवल आरजेडी, मतलब अन्य जो दल हैं, कांग्रेस या बाकी लोग भी इस पर हमलावर थे। तो आपको लगता है मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर गंभीर हैं और वाकई में कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, अगर बैठक हो रही है तो गंभीरता से ही बैठक होती है। बैठक कोई नॉन सीरियस लोग तो नहीं करते हैं, है ना। बैठक वही करता है जो चिंतित होता है, और चिंतित हो करके जो चीज़ों को सुधारने के प्रयास में लगा तो वही बैठक करते हैं। और आज जो आप बिहार में जाते हैं तो शाम को आप घूम सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ आप घूम सकते हैं। 90 का दशक ऐसा था जब आपको 6 बजता था और सब लोग भागे भागे जो हैं वापस घर की ओर आ जाते थे। तो आज का बिहार और तब का बिहार, उसमें बहुत फ़र्क है। हाँ, घटनाएं जो होती हैं, क्राइम्स जो होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कोई भी नहीं चाहता है कि ये घटना हो, ऐसी घटना हो। लेकिन जब घटना हो जाता है तो उसके बाद का क्या एक्शन होता है वो ज़्यादा मायने रखता है। मान के चलिए कि कोई क्राइम हुआ और उसके ऊपर एक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि, देखिए आप आज के डेट में अगर आप बोलिएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी को शक्ल पढ़ के नहीं बता सकता है कि कौन व्यक्ति कब क्या क्राइम करेगा। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सच्चाई है ना, कि आप किसी को ये नहीं बता सकते कौन व्यक्ति क्या क्राइम करेगा, लेकिन उस क्राइम के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, उसका मैसेज क्या जा रहा है कि आगे जो क्रिमिनल है वो अगले बार कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचे। ये जो क्रिमिनल माइंड वाले लोग हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और यही कारण है कि बैठक बैठाई गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है आप देख सकते हैं। जी सर, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सुशासन राज है और अब बहुत परिवर्तन आया अगर पहले की सरकारों से तुलना करें, मगर तेजस्वी यादव ने अभी एक ट्वीट किया है। उन्होंने उसमें लिखा है कि मोदी जी देखिए कैसे बिहार के मोतिहारी में राम राज्य में सत्ता संरक्षित अपराधी शोरूम में घुस के मालिक को 7 सेकंड के अंदर 16 बार चाकू से मार रहे हैं। तो वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ सांसद, विधायक, मंत्री आपके हैं और बिहार में और केंद्र में दोनों जगह पर आपकी सरकार है। बिहार में 7 केंद्रीय मंत्री आते हैं वहाँ से, फिर भी बिहार में जंगल राज है ना। यानी वो पूछ रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, बताइए कितनी बेबस और निकम्मी सरकार है। वो सरकार पर हमलावर है। मोदी जी से सवाल बताइए, मान के चलिए जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन शोरूम की जब बात उठाए हैं तो उस समय पूछिएगा कि कौन थे वो लोग जो शोरूम से गाड़ियां निकाल लेते थे शादी के बहाने, और फिर वो जो है शादी में उनकी गाड़ियां जो चलती थी
हाँ, शोरूम मालिक जो हैं दहशत में रहते थे, कौन थे वो लोग, है ना। तो शोरूम की बात ना करें, चलिए मानिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी हुआ, लेकिन ये बात भी है कि हम उस बिहार से बाहर निकल कर के आए हैं जहाँ पर सीएम साहब के लिए बहुत सारे लोगों के शोरूम से, गाड़ी के शोरूम से गाड़ियाँ गायब हो गई थी, है ना। तो ये सब बात वो तो वही हम बोल रहे हैं ना कि पहले इतिहास जान लेना चाहिए, है ना। इतिहास जान लेना चाहिए कि उस समय का बिहार क्या था और अब क्या है। जब उस समय का बिहार हमने देखा, हमारे क्या कहते हैं, जिस कारण से उधर से हमें आकर के दिल्ली में शरण लेना पड़ा या देहरादून जाके पढ़ाई करना पड़ा, उस समय का बिहार वो था। आज कम से कम बिहार का बच्चा जो है, बिहार में बहुत हद तक पढ़ाई के मामले में बिहार आज, और पटना एजुकेशन हब बन गया है, तो ये देन है नीतीश कुमार जी की, है ना। ये समझने की बात है। हाँ, मानते हैं कि कोई क्राइम जो होता है दुर्भाग्यपूर्ण होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है आज का लॉ एंड ऑर्डर पहले के लॉ एंड ऑर्डर से बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जिस तरह से सर, आप मैं सवाल ले रहा हूँ, जैसे आप आरजेडी से विधायक हैं मगर आप बागी ही हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि कहते हैं तेजस्वी यादव की जिस तरह से वहाँ पे हमने काम किया, हमने नौकरियाँ दी, जब हमारे कार्यकाल में लाखों हमने नौकरियाँ दी, और वो कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी खेला हो सकता है बिहार में। ऐसा लगता है आपको क्या कोई फिर खेला होगा? खेला तो पिछले बार भी दावा ठोक रहे थे कि खेला होगा, फिर उसके बाद अगले दिन हमें और हमारे साथ 2 विधायकों को जो है उधर से जो हम लोगों ने डिसीजन लिया, और ये देखते हुए कि ये आरजेडी में किसी का मान सम्मान नहीं है, किसी का जो है उधर उधर एमएलए को एमएलए नहीं समझा जाता है। हाँ, अगर एमएलए कुछ बात रख रहे हैं पार्टी के एमपी के खिलाफ, तो दोनों को बैठा करके जांच पड़ताल नहीं होती कि आखिर क्यों बोला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसका जो किसी और पार्टी में होना चाहिए, जो डेमोक्रेटिक तरीका है, वो वहाँ पर नहीं था, मिसिंग था। A to Z की बात करते करते बैकवर्ड फॉरवर्ड पे आ जाते हैं लोग। तो आज भी जो मानसिकता है वही है, बदलाव तो कुछ आया नहीं। आज भी जो है समाज को तोड़ने की बातें उधर हो रही हैं, आज भी लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, हिंदू को मुसलमान से, बैकवर्ड को फॉरवर्ड से। तो ये सब तो दिखाई दे रहा है ना, मतलब उन लोगों का क्या थिंकिंग है। और उस थिंकिंग में हमको नहीं लगता कि हम ज़्यादा दिन टिकने वाले थे, है ना। और इस वजह से हमने छोड़ा भी। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो कोकस उनके आसपास के लोग ने उनको घेर करके बनाया है तेजस्वी यादव जी को, वो जब तक उस कोकस से बाहर नहीं निकलेंगे, हमको नहीं लगता है कि कोई भी बदलाव पार्टी में होने वाली है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो उनके आसपास के लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपको तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? आपको लगता है कि वो युवा चेहरा है और बिहार के पॉलिटिक्स में कोई व्यक्तिगत बातें होती ही नहीं है ना, पॉलिटिकल बातें होती हैं। व्यक्तिगत बात के लिए फिर अलग समय अलग जगह, व्यक्तिगत कोई भी किसी का दुश्मन और वो नहीं होता है ना, व्यक्तिगत बातें तो पॉलिटिक्स में होती नहीं है। नहीं, देखिए, हम ये कहेंगे कि उनके जो आसपास के लोग हैं उनको दिग्भ्रमित करते हैं, गलत डेटा गलत जानकारी से उनको फीड करते हैं। चापलूसी जो होती है उधर उसकी कमी नहीं है ना। बहुत चापलूस लोग जो हैं उनके इर्द गिर्द हैं, और उन सब को जो है उनको हटाने की ज़रूरत है। सही मायने में अगर इतनी सारी नौकरियां उन्होंने दी, तो भाई शिक्षा विभाग की बात करते हैं कि सिर्फ शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली, तो आप हमको बताइए कि शिक्षा मंत्री कितने दिन अपने ऑफिस गए थे? चंद्रशेखर जी थे उस समय, कितने बार वो ऑफिस गए? उनके पीछे पूरा बिहार पड़ा हुआ था कि आप अपना काम कीजिए, और वो काम किसके द्वारा हुआ? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ। तो जब नौकरी देने वाला विभाग का मंत्री ही आपका सोया हुआ था, तो आप काम कैसे किया? ये तो सोचने वाली बात है। जी।
अच्छा, ये जातीय जनगणना की अगर बात करें, बिहार में इसको लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं और तेजस्वी यादव से लेकर तमाम लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वो चाहते हैं। तो आपको लगता है जातीय जनगणना वाकई में ज़रूरत है देश की और बिहार के लिए? आरजेडी ये बात बहुत ज़ोर शोर से कहती है कि जितनी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। पार्टी में तो वो होता नहीं है ना। पार्टी में आप देखिए, जब टिकट बंटवारा हो रहा होता है तो सबसे ज़्यादा वाई दिखाई देंगे और एम गायब रहता है ना। तो ये बात उनके मुंह से तो शोभा नहीं देती है। आरजेडी के लोगों के द्वारा ये बात अगर कही जा रही है तो ये शोभा नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती है। और जहाँ तक की बात है इस पूरे क्या कहते हैं जनगणना की बात आप जो कर रहे हैं, वो हम भी मानते हैं कि देखिए बहुत समय हो चुका है। आपने अपना जो है आंकड़ा लोगों को मालूम हो जाए तो उसमें कोई हार्म तो नहीं है ना। सबको कम से कम पता तो चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने आपके लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि ये ढंग से होना चाहिए। शर्त यही होनी चाहिए कि ये ढंग से कराया जाए, निष्पक्षता से कराया जाए, अच्छे तरीके से कराया जाए, तब तो ये अच्छी बात है। जी, आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी अभी हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र ने प्रस्ताव पास किया है कैबिनेट की बैठक में, इसके अलावा तमाम ऐसे काम जो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार किए जाते रहे हैं, तो आपको उनका काम कैसा लगता है और आपको उनके अंदर क्या अच्छी चीज़ें लगती हैं पीएम के अंदर? देखिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, और 3 बार आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो इनकम्बेंसी वाला फैक्टर होता है, अनेकों फैक्टर होते हैं, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उधर हैं, तो लोगों के बीच में उनका जो लोकप्रियता है वो कितना ज़्यादा है, वो सोचने वाली बात है ना। वो हम लोग बस इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन लोग आज भी उनके साथ जो है खड़े हैं। उनके डिसीजंस और उनकी पॉलिसीज़, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से भारत को आगे बढ़ाने के लिए हर जगह, चाहे आपको क्या बोलते हैं आज हम लोगों के यहाँ G20 का जैसे हुआ, या फिर अनेकों चीज़ ऐसे हुए जिसकी वजह से आपको कोरोना वैक्सीन्स भी जो उस समय भारत ने हर देश दुनिया में भिजवाने का काम किया। तो ऐसे बहुत सारे मतलब चीज़ है जिसके वजह से भारत का भी जो है नाम देश में जो है मतलब पूरे दुनिया में एक अलग तरीके से लोग लेते हैं। और हम ये मानते हैं कि एक विज़न है उनके पास। आज अनफॉर्चुनेटली विपक्ष के पास कोई विज़न नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए एक पॉलिटिशियन होने के नाते ये मेरा मानना है कि आपका ऑपोजिशन भी जो है स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन हम लोग के यहाँ कोई चेहरा ही नहीं है ना। और ऑपोजिशन का कोई नामो निशान नहीं है। और एक और चीज़ जो मतलब मोदी जी के साथ जो फैक्टर उनका है, और जहाँ पर भी जैसे वो सीएम रहे गुजरात के, तब भी उन्होंने जो काम किया, आज भी जो उनका काम है, तो वो काम बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत पॉजिटिव काम उन्होंने किया है। और हम ये मानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अभी मान के चलिए कि आने वाले कुछ साल तक ऐसा कोई चेहरा जो है सामने दिखाई नहीं दे रहा। अब आपने इतना मुझे बोल दिया है तो इसे एक सवाल निकल रहा है, मैं लास्ट ले रहा हूँ। आपने बोला कि कोई चेहरा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव यूपी में अपने आप को सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव, सब युवा हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उन्होंने इतनी सारी यात्राएं करी, भारत जोड़ो यात्रा, मतलब, और यही कारण है कि विपक्ष की सीटें इतनी बढ़ गई। वो दावा कर रहे हैं कि हम 240 सीटें उनकी आ गई, वो कहाँ मतलब 40 से कहाँ 99 तक पहुँच गए, 100 का आंकड़ा छू गए। तो चेहरा की तो कमी ही नहीं है। अखिलेश जी हैं यूपी में, बिहार से तेजस्वी हैं, सब युवा चेहरा है। एक बात बताइए, चेहरा एक होता है, अनेक नहीं होता। जब भी चेहरा आएगा विपक्ष में तो कोई एक चेहरा होता है जिसको सब लोग मान लें। क्या आपको ये दिखाई देता है विपक्ष में? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ।
जैसे ये कांग्रेस तो दावा करती है कि राहुल गांधी सबसे कांग्रेस के दावे पे मत जाइए ना। क्या ममता जी राहुल गांधी को मानने के लिए तैयार है? क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को मानने के लिए तैयार है? क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी को ढंग से मानने के लिए तैयार है? आप उधर आइए, चेहरा एक होता है। वरना तो हम लोग कहानियां भी सुने हैं कि दो बिल्ली के लड़ाई में जो है बंदर रोटी खा जाता है, तो वही हाल है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो लड़ाई चल रही है आपस में, जो चतुर है, जो काबिल है, जो आपको क्या कहते हैं देश के, जिसके पास विजन है, वही जो है आफ्टर ऑल हम ये मानते हैं कि इस देश को आगे लीड करता है। और आज यही बात है कि जो व्यक्ति जिसके पास विजन है, जिसके पास सत्ता आए नहीं आए उसका कोई लालच और वो नहीं हो, लेकिन उसके पास एक विजन होना चाहिए, वैसा ही व्यक्ति देश को चला रहा है। वैसे लोग नहीं चला रहे हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके मन में सिर्फ एक चीज़ है कि हम सत्ता को कैसे हथियाएं। और जहाँ तक की बात है कि नंबर और आंकड़े बढ़ जाने के, तो मैं ये स्पष्ट बोल देता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं एनडीए के अपनी ही गलतियों के कारण आज वो नंबर कम दिखाई दे रहा है। मैं स्पष्टवादी हूँ, खुल के बेबाक होकर के एक बात बोलता हूँ। वरना मैं ये मानता हूँ कि एनडीए से ज़्यादा आपको प्रभावी एक, मुझे नहीं लगता है कि कोई और अलायंस दिखाई दे रहा है। अलायंस होता है, इंडी गठबंधन बनाया जाता है, हाँ, लेकिन उसका कोई विजन अभी तक जो है जनता में, ग्राउंड लेवल पे आप चले जाइए, कहीं भी अगर कोई हारा है तो वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कहीं कहीं हारे हैं, कहीं भीतरघात की वजह से हारे हैं, है ना, कहीं तालमेल की कमी की वजह से हारे हैं। इन कारणों से जो है एनडीए ने अपना सीट गंवाया है। लेकिन आप ये देख लीजिए, इतना होने के बावजूद तीसरी बार जब आपको क्या बोलते हैं सरकार की दावेदारी ठोकी जा रही थी, उसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी और इन सारे फैक्टर्स को मिलाने के बावजूद अगर आज नरेंद्र मोदी जी भारत के जो है प्रधानमंत्री हैं, इसी कारण से हैं क्योंकि लोगों को उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है, ज़्यादा भरोसा है, उनके विजन पे और उनका स्टाइल ऑफ राजनीति पे ज़्यादा भरोसा है। जी, बहुत धन्यवाद इतना समय चलिए, देने के धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी जो कि आरजेडी के जो है बागी विधायक है, जिन्होंने खुलकर बेबाकी से अपनी बातों को रखा और किस तरीके से बताया कि आखिरकार एनडीए तीसरी बार सफल कैसे रही सरकार बनाने में, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है जिसके चलते वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।